गुड मॉर्निंग ऑल। मेरी आवाज आ रही है सभी को? Am I audible? Yes, sir. या तो ये द्वितीय पुष्प जो है हमारा, इसमें हम अभी एंटर करने वाले हैं। कल हमने थोड़ा ग्रॉसली वैद्य फणसळकर शास्त्री इनका एक प्रथम प्रस्तावना पढ़ी थी पूरी, जो उनके श्री राम फणसळकर इन्होंने लिखी थी। उसके बाद में हमने गाडगिल सर की अ, चालू करने वाले हैं हम लोग। मतलब उसका लास्ट लास्ट पैरा बचा था, पेज नंबर सेकेंड। मी थोडासा रिकॅप कर लेतो। इसवी सन 1940 साली कैलासवासी डॉक्टर इसवी सन 1940 साली कैलासवासी डॉक्टर व्ही म बेंद्रे एम डी हॅम्बर्ग जर्मनी यांच्याशी त्यांचा योगाने परिचय झाला व त्याचे रूपांतर गाढ मैत्रीमध्ये झाले। त्यांच्याबरोबर ती अन्य अण्णांचा पाश्चात्य वैद्यक शास्त्राचा अभ्यास सुरू झाला व डॉक्टर बेंद्रे यांना आयुर्वेदाची आवड निर्माण झाली। त्यामुळे आठवड्यातून 3 ते 4 दिवस आयुर्वेद व पाश्चात्य वैद्यक शास्त्र यावर दोघांची चर्चा झाली। या विचारमंथनातून श्री बेंद्रे यांनी तुम्ही आयुर्वेदावर काही लिहा, तुमचे ज्ञान फुकट घालवू नका अशी विनंती केली। आयुर्वेदाच्या दुर्लक्षिलेल्या रसायन या अष्टांगिक कोणते हे काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, द्रष्टा, जरा, वृष। तो अष्टांग में से जो रसायन पार्ट है, उस पे उनके जो डॉक्टर फ्रेंड थे एमडी वी म बेंद्रे, इन्होंने उनको बोला था कि आप इस पे एक कोई आपके जो अनुभूति शास्त्र आपका जो हुआ है आयुर्वेद में, उनका एक ग्रंथ लिखिए। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, उन्होंने उसने विनंती करी। आयुर्वेदाच्या दुर्लक्षिलेल्या रसायन या अष्टांगापैकी या अंगावर काही विचार मांडण्याचे ठरविले। ये आ गए यहाँ पे देखो। व जवळजवळ इसवी सन 1970 ते 1980 अशी 10 वर्षे या विषयावर विचार व चर्चा करून ते लिहून काही थोडा भाग टाईप करून घेतला। परंतु ऑगस्ट 1981 साली ते स्वर्गवासी झाले। माझ्या पश्चात हे लिखाण तू प्रसिद्ध कर अशी इच्छा त्यांनी माझे धाकटे बंधू श्री सुधाकर यांच्याकडे बोलून दाखवली होती। या लिखाणाच्या 4 ते 5 फायली इतर काही लिखाणाबरोबर माझ्याकडे आले। हे लिखाण अनेक कागदपत्रांत विखुरले असल्याने, या विषयाशी मी अनभिज्ञ असल्याने याच्या संकलनाला, एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेला व टाइप करण्याच्या प्रक्रियेला बरीच वर्षे लागली। ये जो संहिताकरण होता है, मतलब ज्ञान जो है हर जगह पे है, उसको लिया, फिर उसका कंपाइलेशन किया, दैट्स कॉल्ड एज अ संहिताकरण। फिर वो संहिताकरण जैसा ये बुक बना है। या अक्षम्य दिरंगाईला सर्वस्वी मी जबाबदार आहे, कारण हे लिखाण माझे कनिष्ठ बंधू श्री सुधाकर यांना दिल्यावर त्यांनी त्याच्या खर्चाची व प्रसिद्धीची संपूर्ण जबाबदारी उचलून हे हे कार्य पूर्णही केले। कैलासवासी
वैद्य फणसळकर, तीर्थरूप अण्णा, त्यांना अण्णा असं म्हणत, शास्त्री बुवा अण्णा, यांचा दुसरा विशेष म्हणजे या विषयाला असलेली त्यांची आध्यात्मिक बैठक. पुणे मुक्कामी त्यांच्या श्री गोळवणी महाराज, श्री मिटकर महाराज, श्री एकनाथ महाराज अयाचित व फलटणचे संत उपडेकर महाराज इत्यादी संत मंडळींचा सहवास, त्यांच्यात बसणे, उठणे, ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास व एकनाथी भगवताचे सतत वाचन याचा त्यांच्या आयुष्यावर विशेष परिणाम झाल्याने त्यांचे वागणे ऋषितुल्य वाटे. त्यांचे साधे, सरळ, निरपेक्ष वागणे, अभ्यासू वृत्ती व प्रसिद्धी परामुखता हे त्यांच्या आयुष्याचे विशेष होते। ये हम लोग कौन सी प्रकृति में देखते हैं? मोस्टली कफ प्रकृति में हमें ये देखने को मिलता है। त्यामुळे या आयुर्वेदाच्या लिखाणाला त्यांच्या आध्यात्मिक बैठकीचे एक निराळेपण भासते। मतलब आमचे वैद्य गुरुवर्य वैद्य समीर गोविंद जपनवे सर नेहमी म्हणतात, अध्यात्म आणि आयुर्वेद हे एकाच नाण्याचे दोन बाजू आहेत, असं यांच्या चरित्रामध्ये पण आपल्याला बघायला मिळतं। माझे धाकटे बंधू श्री सुधाकर यांना वडिलांचा फार सहवास घडला, त्यांनाही संतसंग घडला, शिवाय कामानिमित्त नागपूरला त्यांचे जाणे झाले। तेव्हा श्री गुलाबराव महाराजांचे मधुरा द्वैत संप्रदायी श्री घई, श्री घटाटे, श्री जोशी, श्री पंडित इत्यादींबरोबर त्यांचा परिचय झाला व श्री गुलाबराव महाराजांच्या ग्रंथ संप्रदेच्या प्रसिद्धीचे काम इतरांबरोबर त्यांनी हाती घेतले। त्याचबरोबर या तीर्थरूप अण्णांच्या लिखाणाचीही जबाबदारी त्यांनी उचलली। शेवटी हे लिखाण लेखनापासून ते प्रसिद्धीकरणापर्यंतच्या कार्याला ज्यांनी हातभार लावला त्यांच्या ऋणनिर्देश करणे माझे कर्तव्य ठरते। प्रथमतः कैलासवासी डॉक्टर बेंद्रे यांच्या तीर्थरूप अण्णाबरोबरच्या चर्चेचे व त्यांनी दिलेल्या प्रेरणेचे हे फळ आहे। त्यांचे मीच नव्हे तर सर्व फणसळकर कुटुंबीय ऋणी आहोत। त्यानंतर श्री वैद्य जुवेकर, आता वैद्य जुवेकरांचं दवाखाना पुण्यात आहे, जर तुम्ही कधी गेलात तुम्हाला तो बघायला मिळेल। त्यांचे बरेचसे शिष्य आहेत आणि आमच्या द्रव्यगुणच्या मॅडम बहुतेक ते त्यांच्या मानसकन्या पण आहेत। पुढे जाऊया। हे आमच्या घरी 10 वर्ष राहत होते। वैद्य जुवेकर हे त्यांचे स्टुडंट्स, ते त्यांच्याकडे 10 वर्ष राहत होते। या ग्रंथाचे लिखाणाचे काम त्यांनीच केले, त्यातील काही भाग टाईप करून घेतला, याबद्दल त्यांचे आम्ही अत्यंत ऋणी आहोत। या लिखाणातील थोडा अपूर्ण राहिलेला भाग वैद्य गाडगीळ, आता जिथं आमचे गुरु आलेत वैद्य दिलीप प्रभाकर गाडगीळ MD आयुर्वेद यांनी पूर्ण केला। तसेच माझ्या वडिलांबरोबर त्यांचे काही सहकारी व विद्यार्थी, उदाहरणार्थ वैद्य कोलटकर, वैद्य जुवेकर, वैद्य गाडगीळ, वैद्य विलनकर, वैद्य राईलकर हे सगळं निष्णात वैद्य, म्हणजे त्यांचं निदान, त्यांची चिकित्सा पद्धती, त्यांचे उदाहरणं, त्यांच्या आयुर्वेदाच्या दृष्टांत फार गाजले आहेत। जर तुम्ही गुरुकुल विद्यार्थी मित्र गुरुकुल परंपरेमध्ये जर गेलात, हे सगळे वैद्यांचे काही ना काही उदाहरणं, त्यांनी केलेले पराक्रम, आयुर्वेदात अक्षम्य आजार असतात, दुर्धर आजार असतात, अशा दुर्धर आजारांबद्दल मी तुम्हाला पुढे सांगणार। पुढे जाऊया। या सर्वांच्या विचारमंथनाचे हे फलित आहे, म्हणून या सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो। या कामात आम्हास श्री मुद्रण मंदिराचे श्री नागपूरकर यांचे बहुमूल्य सहाय्य झाले। तसेच नीट DTP च्या पद्मा भिडे यांनी अक्षर जुळवणी करून आम्हाला जे सहकार्य दिले त्याबद्दल त्यांचे आम्ही अत्यंत आभारी आहोत। शेवट ज्यांच्या कृपेने व आशीर्वादाने हे काम माझ्या हातून पुरे केले गेले त्या माझ्या वडील कैलासवासी शंकर तीर्थरूप अण्णा व त्यांच्या मातोश्री कैलासवासी सौ पार्वतीबाई यांना वंदन करून मी माझे मनोगत इथं पूर्ण करतो। ये मनोगत एक शॉर्ट स्टोरी टेलिंग जैसा है कि ये ग्रंथ कैसे पैदा हुआ, मतलब तैयार हुआ, और ये एक इन शॉर्ट इसकी प्रस्तावना में है, मतलब इंडेक्स
फर्स्ट पार्ट में आपको क्या देखने मिलेगा, तो प्रस्तावना, जो दूसरी प्रस्तावना है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा के जो अंग है वो देखने को मिलेंगे। फिर आयुर्वेद और आयुष्य विचार, इसके बारे में आपको में देखने को मिलेगा। उसके बाद लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये क्लिनिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। फिर उसके बाद में पंचभौतिक त्रिदोष विवेचन, ये चिकित्सा के सारे सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद महाभूत व रोज रसदोष संबंध, महाभूतों का षड्रस में क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में सप्त धातु का विवरण, जो रस रक्त जो धातु है सप्त धातु, उनका विवरण। उसके बाद मल विचार, मल का रसायन में कैसा सोच होना चाहिए, नहीं नहीं। फिर इसके बाद में स्रोतो विवरण, स्रोतसों का जो रसव स्रोत, प्राणव स्रोत उनका है, उसके बारे में मिलेगा। फिर शरीर देश मनोदेश के विचार। फिर उसके बाद में अग्नि व पचन क्रिया, ये देखने को मिलेंगी। फिर धात्वाग्नि का विचार। फिर चिकित्सा तत्व निरूपण, यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाते हैं। चिकित्सा निरूपण, फिर उसके बाद में द्रव्य गुण कर्म का, जो सेकेंड ईयर में है। फिर उसके बाद में रस वीर्य विपाक, ये सब। उसके बाद में भौतिक द्रव्य रचना, भौतिक द्रव्य रचना जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में द्रव्य वर्गीकरण, द्रव्यों का वर्गीकरण कैसे हुआ है आयुर्वेद में, इसके बारे में। फिर रसायन चिकित्सा का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। फिर रसायन की व्याख्या क्या होती है, फिर उसकी विधि क्या होती है, उनके क्या टाइप्स होते हैं, रसायन किस पद्धति से कार्य करता है, उसका सेवन करने का कुछ विधि होता है क्या, वो विधि होता है तो उसकी प्रिपरेशन कुछ होती है क्या, मतलब जैसा हम ऑपरेटिव करते हैं, ऑपरेटिव जैसा करने के पहले एक प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होती है, वैसे रसायन चिकित्सा पद्धति में भी रसायन सेवन करने के पहले जो प्रोसीजर होती है उसको एक प्री प्रोसीजर या प्री ट्रीटमेंट प्रिपरेशन, ऐसा आपको देखने को मिलता है, ये बताया गया। तो उसके बाद रसायन फल, रसायन की उसके उससे क्या आपको हासिल होता है या उसका फलस्वरूप क्या मिलता है, ये आपको बताया गया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आचार रसायन जो है उसकी एक प्रशंसा की है, मतलब सबसे श्रेष्ठ रसायन कोई बताया है तो आचार रसायन। तो आचार रसायन क्या होता है, उसकी प्रशंसा क्या होती है, ये सब आगे आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद रसायन चिकित्सा बड़े होनारे विकार, कुछ ऐसे डिसीजेस है वो उसमें हो जाते, उपसंहार मतलब एक ग्रॉसली समराइज पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी दूसरी जो प्रस्तावना है वो आपको अभी यहाँ पे हम चालू करते हैं। एक 5 मिनट बचे हुए हैं, इन शॉर्ट जितना हो सके उतना आज लेंगे, फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। रसायन तंत्र किंवा रसायनशास्त्र हे एक स्वतंत्र चिकित्सेचे अंग म्हणून सांगितले आहे। आयुर्वेदाच्या पूर्व इतिहास पाहिल्यास चरक सुश्रुत ग्रंथातील संदर्भावरून ही चिकित्सा पूर्वीच्या ऋषींनी स्वतः आचरणात आणून आणि अनुभवून मानवाला धर्म अर्थ काम मोक्ष हे 4 पुरुषार्थ मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ निरोगी आयुष्य प्राप्त व्हावे म्हणून जे अनेक उपाय सांगितले जातात आहेत, त्यातील रसायन चिकित्सा एक अत्यंत महत्वाचा उपाय वैदिक शास्त्रात सांगितला आहे। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आयुर्वेद का हम लोग अभी चालू करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे हमको बताया। या रसायन चिकित्सेने अनेक दुसाध्य व्याधि दूर होऊन दीर्घायुष्य प्राप्त होते, मतलब हम लोग जो बोलते हैं साध्य साध्यत्व है, सुख साध्य, कृच्च साध्य, याप्य, अनुपक्रम। तो अनुपक्रम्य मतलब कृच्च साध्य याप्य अनुपक्रम्य, इन डिसीजेस के लिए एक कोशिश करने के लिए, अनुपक्रम्य के लिए यहाँ पे ये दुर्धरवादियों के लिए हमें बताया गया है। या रसायन चिकित्सेचे अनेक व्याधी दूर होऊन दुसाध्य व्याधी दूर होऊन आणि दुर्गायुष्य प्राप्त होते, आणि त्यामुळे वरील 4 पुरुषार्थ साधण्यासाठी जरूर असलेले सप्तधातू बल, सामर्थ्य, ओज, बुद्धी, प्रज्ञा, धारणा म्हणजे बुद्धीची स्थिरता प्राप्त होते। अशी काही रसायने ऋषींच्या नावाने आजही प्रसिद्ध आहे। मतलब एक सुवर्ण बिंदु जैसा लेते हैं,
वैसे च्यवनप्राश जो है वैसे एक बहुत फेमस है, वो च्यवन ऋषी के नाम से ही फेमस है. ज्या हेतूने ही चिकित्सा सांगितली आहे ते तो अतिश्रेष्ठ असल्याने अलर्ट आया है. सॉरी. ज्या हेतूने ही चिकित्सा सांगितली आहे तो अतिश्रेष्ठ असल्यामुळे ज्याला ही चिकित्सा करायची असेल त्यांनी पुढील नियम पाळणे आवश्यक आहे. अभी आप इतना कुछ ये रसायन चिकित्सा पद्धति आपको दे रही है, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने चाहिए. दैट शुड बी डिसिप्लिनरी. इसीलिए कुछ नियम जो बनाए गए वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. शरीर व मन यांची शुद्धी, इंद्रिय व मन यांचे दमन आणि ब्रह्मचर्य पाळून शास्त्रात सांगितलेले पथ्य म्हणजे आहार विहार पाळणे जरूर आहे. तसे न पाळल्यास शास्त्रात सांगितलेले पूर्ण फळ मिळणे अशक्य आहे. त्यासाठी तज्ञ वैद्यानेच ही चिकित्सा करताना योग्य माणसाची निवड करावी. अभी यहाँ भी देखो क्या है, योग्य माणसाची निवड करावी. मतलब रसायन चिकित्सा हर किसी पेशेंट को आप नहीं दे सकते आणि चिकित्सा घेणाऱ्या माणसाने तज्ञ वैद्याकडूनच ही चिकित्सा करून घ्यावी. अभी ऐसा नहीं है आपके पास ये बुक आया है रसायन चिकित्सा पद्धति और आप ट्रीटमेंट खुद के खुद ले रहे. दैट्स अ रॉन्ग थिंग. आपको बहुत कम नॉलेज होता है, इसलिए आपको एक तज्ञ तज्ञ वैद्य मतलब एक्सपर्ट के थ्रू ही आपको ये ट्रीटमेंट गो थ्रू करना चाहिए. स्वतःच्या कल्पनेने काही करू नये. या चिकित्सेमध्ये औषधी द्रव्यांचे योग सांगितले आहेत. कुठले कुठले? उदाहरणार्थ आवळा, हिरडा, त्रिफळा, पिंपळी, वावडिंग, वेखंड, रानबावची, लसूण, शिलाजीत, पुनर्नवा, माका इत्यादी औषधाचे सामान्य गुणधर्म आणि रसायन म्हणून दिसून येणारे गुणधर्म यांचा वेगवेगळा विचार करून येथे केलेला आढळून येईल. एकच द्रव्य निरनिराळ्या संयोगाने, विधीने, प्रमाणाने विशिष्ट काळात कसे कार्य करते हे अभ्यासू तज्ञालाच कळून येईल. अभी देखो आवला, हरड, त्रिफला, पिपर, विडंग, विखंड, विखंड म्हणजे वचा, त्यानंतर रानबावची, बावची मतलब बाकूची वनस्पति, लहसुन तो आपको पता ही है, शिलाजीत पता है, पुनर्नवा एक मेडिसिन होती है, माका ये भी रसायन कार्य तो ये इन्होंने थोड़ा एक ग्रॉसली इंट्रोडक्शन दिया है. रस आणि त्याचे अयन म्हणजेच गतिमार्ग यांचे महत्व भी इन्होंने थोड़ा एलिबरेट किया है रसायन इसका. सो ये हम कल लेंगे थोड़ा आगे. अभी तक जो हुआ है ग्रॉसली में 2-3 मिनट में आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ. अभी हम लोग जा रहे हैं गो थ्रू द बुक. बुक है ऑलमोस्ट 192 पेजेस. वी आर गोइंग टू ईच एंड एवरी वर्ड. क्या होता है कि जब आप एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ते हो तो एग्जाम ओरिएंटेशन में तो पढ़ाई थोड़ी अलग किस्म से की जाती है, और आप क्लिनिकल ओरिएंटेशन से मतलब आपको कुछ उससे अलग ज्ञान होना चाहिए. तो आपको गो थ्रू द रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये सब चीजें आपको करना चाहिए. जब आप ऐसा गो थ्रू करोगे सारे बुक्स से, तो एग्जैक्टली ग्रंथकारों को या लेखक को, वक्ता जो होता है उसको क्या बोलना है इसके बारे में आपको पता चलेगा. अब तक ये बुक के बारे में, ये बुक कैसे बना, क्यों बना, इसके बारे में हमने पढ़ा. बेसिकली ऐसा है कि आयुर्वेद के जो अष्टांग हैं, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषा, तो ये अष्टांग में एक पार्ट होता है रसायन चिकित्सा का. उसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत कम ग्रंथों में मिलेगा. इसीलिए वैद्य फनसलकर इनके जो दोस्त थे, डॉक्टर बर्ने, शायद मैं गलत हो गया, हाँ बेंद्रे, डॉक्टर बेंद्रे, इज एमडी फ्रॉम हैम्बर्ग.
सो इन्होंने एक उनसे एक डिस्कशन किया कि हमें एक, आप इस पे थोड़ा लिखिए, क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार है, और आप देख ही रहे हो, मतलब ये जो वैद्य थे, कौन कौन, वैद्य जो एक मैं बैक जाता हूँ, क्योंकि आपको इतना फास्ट नहीं ग्रास्प होगा। मतलब ये आई थिंक ये 5th जनरेशन के पहले की बात है। तो गाडगिल सर, उनका लड़का भी प्रॅक्टिस करत आहे। ये देखिए, वैद्य कोल्हटकर, त्यांचे काही सहकारी व मित्र। आता वैद्य जुवेकर ये उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। वैद्य जुवेकर के अभी 3-4 स्टूडेंट तो है अपने पास, मतलब 4th जनरेशन बोल सकते हैं। एक वैद्य गाडगिल खुद, और उनका लड़का, उनकी बेटी वो दुबई में थी। वो दीदी, वो सब लोग अच्छे प्रैक्टिशनर्स है। और ये वैद्य सो विलनकर, ये सो विलनकर मैडम जो है वो सर की, मतलब कोल्लटकर सर की सिस्टर है। वैद्य राइलकर, मतलब ये तज्ञ वैद्य सब है। ये इनके गुरु है। और इनका वर्णन जो आया है कि अहंकार विरहित, एक बोले थे ना। हम्म। मतलब ऑथर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत सरलता की देन इनको थी, और वही सरलता धीरे 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 वैद्य गुणों में आई है। हम लोग जब वैद्य गाडगिल सर के पास जाते हैं, तो उनमें एक अलग तरह की सरलता हमें देखने को मिलती है। तो वो कहाँ से आती है? किसी ने तो पढ़ाया होगा कि ज्यादा आप सरलता से रहोगे, तो वो एक इम्पैक्ट पेशेंट्स पे, वैद्यगणों पे, सहकारी वैद्यगणों पे, और स्टूडेंट्स पे भी आता है। इसलिए ये उनके गुरु की देन है, ऐसा यहाँ पे आपको प्रतीत होता है। एक थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि सर सीधा क्यों नहीं जा रहे हैं टू द पॉइंट, सब सर लाइन टू लाइन क्यों जा रहे हैं? तो उसके पीछे एक रीजन होता है कि कुछ चीजें जो है वो आपको एक ग्रॉसली इंफॉर्मेशन प्रस्तावना में भी अच्छी मिलती है। जैसे भी ये पूर्व कर्म, जैसे हम लोग ऑपरेटिव करते हैं, ऑपरेटिव जब करते हैं तो ऑपरेटिव के पहले की प्रोसीजर, उसको हम प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर कहते हैं। वैसे ही रसायन चिकित्सा पद्धति के लिए आपको कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको पता चलता है। ताकि आप डायरेक्टली किसी को रसायन ना दे। उसमें आम होता है, आम मतलब अपक्व आहार रस, तो वो आम का पहले पाचन करें। आम का पाचन हो गया, उसके बाद ही आप उसको रसायन चिकित्सा दे सकते हो। तसं बघितलं तर रसायन चिकित्सा पद्धती ही पोस्ट शोधन, म्हणजे शोधन पश्चात देणं अपेक्षित असतं। एक उदाहरण देऊन सांगतो। एक भांड आहे, आणि त्या भांड्यात तुम्हाला पाणी भरायचं। आता त्या भांड्यात पाणी भरायचे, पण ते भांड जे आहे ते मळकं आहे, म्हणजे मलिन आहे, त्याच्यात घाण लागलेली, तर तुम्ही काय करणार? स्वच्छ एखादं निरमा किंवा XYZ द्रव्य घेणार, आणि त्याला लावून त्याला प्रॉपर स्वच्छ धुवून घेणार। धुवून घेतल्यानंतर त्यात तुम्ही काय करणार? पाणी भरणार। अशाच प्रकारे आपलं शरीर जे आहे, हे आपण जे रोज जेवण करतो, हम लोग जो रोज भोजन करते हैं, वो भोजन से क्या होता है कि डेली एक अतिरिक्त मात्रा में हम लोग खाने की वजह से, अध्यशन की वजह से हमारे शरीर में एक आम तैयार होता है।
ये आम जो है उसको अपक्व आहार रस ऐसा ग्रंथकारों ने बोला है। अभी ये आम का पाचन करने के बाद ही आपको रसायन देता है। तो बहुत बार क्या होता है, ये आम जो